नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी के द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 का विस्तृत विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं विज्ञापन को, जो कि जारी किया गया है यूपीपीएससी के द्वारा। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोज़ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज़ चैनल पर चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम जो कि विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। देखिए, यह विज्ञापन है और आप देख सकते हैं लिखा हुआ सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह है 13 अगस्त 2021। ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 10 सितंबर 2021। तो आप देख सकते हैं कि आज से ही ये जो है आवेदन प्रारंभ हो गए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि कितनी है? 13 अगस्त 2021। और बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर 2021। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार अर्थात सबमिट किए जाने की जो लास्ट डेट है वो है 13 सितंबर 2021। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम देख लेते हैं क्या जानकारी इसमें दी हुई है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ विशेष सूचना, बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसका। आप आगे देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले आप एक बार विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हम देख लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क कितना है? देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जिस श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं उसके अनुसार आप अपना परीक्षा शुल्क जमा करें। ठीक है। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो कुल परीक्षा शुल्क है 225 रुपये। ठीक है। इसी तरह आगे अन्य श्रेणियों के लिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, अप्लाई करने से पहले, ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सबमिट किए गए आवेदन में संशोधन। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को सबमिट किए जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित या वापस नहीं किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है इसे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं आगे पूरी प्रक्रिया दी हुई है संशोधन करने के लिए यदि कोई त्रुटि हो जाती है आपसे आवेदन करते समय। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए रिक्तियों की जो संख्या है वो दी हुई है। सामान्य चयन के अंतर्गत आप देख सकते हैं विभाग का नाम लिखा हुआ है, उसके सामने पद का नाम, इसके सामने फिर रिक्तियों की संख्या दी हुई है और सामने उसके शाखा लिखी हुई है। तो देखिए, लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सिविल के अंतर्गत 36 पद हैं। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर आप कह सकते हैं। ठीक है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता विद्युत और यांत्रिक शाखा के अंतर्गत कुल 28 पद हैं। रिक्तियों की संख्या जो है, इसके बाद आवास एवं शहरी नियोजन, इसके अंतर्गत सहायक अभियंता सिविल के कुल 21 पद हैं। इसके बाद नगर विकास विभाग सहायक अभियंता जल 20 श्रेणी जलकल अभियंता के कुल 14 पद हैं।
इसके बाद नगर विकास विभाग, सहायक अभियंता ट्रैफिक के अंतर्गत 4 पद हैं। इसी तरह आगे आप देख सकते हैं कृषि विभाग में आवास एवं विकास परिषद, ठीक है, और भूगर्भ जल विभाग में, लघु सिंचाई विभाग में, ठीक है, और अन्य विभागों में रिक्तियों की संख्या दी हुई है। विशेष चयन में आप देख सकते हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता सिविल के कुल 10 पद हैं, ठीक है। वेतनमान आप देख सकते हैं 15,600 रुपये से लेके 39,100 रुपये तक, ग्रेड वेतन 5,400 रुपये, ठीक है। आगे लिखा हुआ है परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। आरक्षण के बारे में जानकारी दी हुई है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों, उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित किए गए पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अप्लाई करने से पहले आगे आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम शैक्षिक अर्हताएँ, इसके अंतर्गत क्या जानकारी दी हुई है। देखिए विभाग का नाम, पद का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, पद का नाम सहायक अभियंता, ठीक है, लोक निर्माण विभाग में और सिविल शाखा के अंतर्गत। तो इसमें आप देख सकते हैं अनिवार्य अर्हता दी हुई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिमानी अर्हता भी दी हुई है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का वीर प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या प्रशिक्षणार्थी के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो। इसके बाद सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक शाखा के लिए यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो अनिवार्य अर्हता है उसमें लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो या विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में सिटी एंड गिल्ड इंस्टीट्यूट, इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ केनसिंगटन की संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण हो या विद्युत अभियांत्रिकी या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लंदन की संयुक्त सदस्यता परीक्षा के का और खा खंड उत्तीर्ण हो या विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का पूर्णता अर्ह संयुक्त सदस्य हो या विद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की खंड का और खा खंड उत्तीर्ण हो। अधिमानी अर्हता भी आगे लिखी हुई है। तो इस तरह से आप विभिन्न पदों के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो अर्हता दी हुई है, अनिवार्य अर्हता और अधिमानी अर्हता, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप एलिजिबल हों तो आप परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 40 वर्ष है, ठीक है। आगे अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी हुई है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि किस तरह से जो है छूट दी जाएगी आयु सीमा में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नोट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सिविल रिक्तियों की तालिका के क्रम संख्या 1 पद हेतु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो प्रशिक्षणार्थी हैं उच्चतर आयु सीमा 1 वर्ष अधिक होगी। इसी तरह आगे जो अन्य पद हैं, ठीक है, सहायक अभियंता के जो रिक्तियों की तालिका दी हुई है विज्ञापन में,
उसमें क्रम संख्या के अनुसार जो अन्य विभागों के लिए पद दिए हुए, तो उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। जैसे आवास एवं शहरी नियोजन के सहायक अभियंता सिविल पद हेतु, जो कि रिक्तियों की तालिका के क्रम संख्या 3 में दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसने विकास प्राधिकरण की किसी सेवा में 1 वर्ष या अधिक की सेवा पहले ही कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष जितनी उसने निरंतर सेवा की हो या 7 वर्ष की अवधि के लिए, इसमें जो भी कम हो अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर विस्तृत रूप से जानकारी दी हुई है इस बारे में। ठीक है, फिर परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं ये दी हुई हैं, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि एवं केंद्र की सूचना आयोग द्वारा ई प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में दी जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है कि मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को 2 फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहां उन्होंने अंतिम शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा 2 सादे फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे और भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण अनुदेश में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे लिखा हुआ है परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में किए गए दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। ठीक है, आगे इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, ये सामान्य अनुदेश भी यहाँ पर दी हुई है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और देखिए क्या जानकारी दी हुई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। फिर पॉइंट नंबर 7 में दिया है कि परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित ई प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा। जो अभ्यर्थी कालांतर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाए जाएंगे, उनका अभ्यर्थन चयन निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट नंबर 12 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, पिता अथवा पति का नाम तथा अनुक्रमांक यदि दिया गया हो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 13 में दिया हुआ है नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। फिर पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि 2 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। विभागवार पदों के लिए अधिमान्यताएं साक्षात्कार के समय भराई जाएंगी जिनमें बाद में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा पद की अनिवार्य अर्हता में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन ना करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। आगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 19 में लिखा हुआ है परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में गलत उत्तरों पर दंड अर्थात नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 अर्थात 0.33 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी है।
फिर आगे दिया हुआ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये न्यूनतम दक्षता मानक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है परीक्षा में 35% से कम अंक यदि वे लेके आते हैं तो श्रेष्ठता और चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अर्थात कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, इससे कम अंक नहीं आने चाहिए। इसी तरह अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य श्रेणियों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि वे 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें श्रेष्ठता अथवा चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से आगे भी पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं परीक्षा योजना एवं परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह क्या है। देखिए, ये दिया हुआ है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नवत 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 विषय हैं, एक हिंदी है अर्थात सामान्य हिंदी और दूसरा मुख्य विषय जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, ठीक है, और अन्य मुख्य विषय हैं। तो सामान्य हिंदी में 25 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, कुल 75 अंक का होगा सामान्य हिंदी का जो भाग होगा प्रश्न पत्र का। और मुख्य विषय के अंतर्गत 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न होगा, अर्थात 300 अंक का कुल मुख्य विषय का जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा प्रथम प्रश्न पत्र में, और कुल 375 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र होगा और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन का भाग होगा जिसमें 25 प्रश्न होंगे, 3 अंक का एक प्रश्न होगा अर्थात 75 अंक के होंगे कुल प्रश्न सामान्य अध्ययन के। और मुख्य विषय में सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड, इस तरह से अन्य जो मुख्य विषय हैं उनके नाम दिए हुए हैं। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, कुल 300 अंक का होगा मुख्य विषय का प्रश्न पत्र। और इस तरह द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो कुल 375 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण अर्थात साक्षात्कार जो है वह 100 अंक का होगा। तो कुल योग जो है परीक्षा का वह 850 अंक, अर्थात परीक्षा जो है उसमें जो कुल योग है परीक्षा का वह 850 अंकों की परीक्षा है। अर्थात लिखित परीक्षा और साक्षात्कार ये दोनों मिलाकर 850 अंकों की कुल परीक्षा है, ठीक है। फिर नीचे विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी का दिया हुआ है यहाँ पर पाठ्यक्रम कि हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके। इसका स्तर हाई स्कूल का होगा, तो हाई स्कूल स्तर की हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सामान्य अध्ययन में लिखा हुआ है सिलेबस के अंतर्गत कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं अर्थात करेंट अफेयर्स और ऐसी बातों की उनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी जो प्रतिदिन के अनुभव में आती हैं तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे, ठीक है। तो भारतीय इतिहास अर्थात हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और राजनीति अर्थात इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और बहुत कठिन नहीं पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि विशेष अध्ययन के बिना ही इन प्रश्नों का उत्तर उम्मीदवार दे सकेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है वो सम्मिलित होंगे प्रश्न पत्र में। तो सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं उनके वीडियोस उपलब्ध हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये विस्तृत सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है पाठ्यक्रम। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 का पाठ्यक्रम है। ठीक है, फिर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1, इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2। ठीक है, तो इस तरह से ये विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इस मुख्य विषय का, और जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो मुख्य विषय है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। इसी तरह नीचे मुख्य विषय में दिया हुआ है द्वितीय प्रश्न पत्र में सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड। तो उसके अनुसार ही यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पेपर 1, फिर पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेबस दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी पेपर 1, पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ है मुख्य विषय का। तो आप एक बार विस्तृत सिलेबस ध्यान से पढ़ लें, और अप्लाई करने से पहले आप विज्ञापन को पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। ठीक है, यदि आप एलिजिबल हों इस परीक्षा को देने के लिए तो आप परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं, इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। और RO के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, PET के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।